और सोम के हमने 2 लेक्चर जो किए थे, तो पहले तो हम उसका रिवीजन करेंगे, प्लस जो भी नए लोग हैं, जो नए लोग आए हैं, अगर उन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें, वरना ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या चीज़ करा रहा हूँ। पहले आपको पुराने लेक्चर देखने होंगे। और आपको एक जानकारी और देता हूँ, और जो भी आपको प्रीवियस ईयर की लेक्चर जो है वो अभी एक आई बटन शो होगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इन लेक्चरों को देख सकते हो। वहाँ से आपको दोनों लेक्चर जो 2 लेक्चर करवाए थे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमने RSMSB के लिए RSMSSB के लिए जेई के लिए जो क्लास थी, जिसमें हमने अभी चालू किया है, फ्लूइड मशीन का एक पार्ट है टर्बो मशीन, वो हमने चालू किया है। तो उसमें हमने फर्स्ट शुरुआती इंट्रोडक्शन लिया कि सिलेबस के बारे में जानकारी दी, प्लस RSMSB का जो भी सिलेबस था वो सब जानकारी हमने दी। टेक्निकल पार्ट हो, नॉन टेक्निकल पार्ट हो, हर चीज़ की जानकारी दी उस वीडियो में। तो उसका भी आपके पास अभी आई बटन शो होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी लगाऊंगा अभी, तो इसकी टर्बो मशीन की भी प्लेलिस्ट का अभी आई बटन शो होगा, वो भी देख लेना आप। तो और आपके लिए एक बेहतर सुविधा के लिए मैंने कि हमें जो भी लिखाऊंगा, जो भी मतलब बोलूँगा या कुछ भी नोट्स आपको समझाऊंगा, पहले तो समझाऊंगा, और आपके लिए जो नोट्स है वो मैं आपको एक इमेज स्क्रीन पे शो कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको अपनी कॉपी में उतार सके। नोट्स ऐसे नोट्स के लिए आपको बार बार रोक के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाए। तो ये आपके लिए एक अच्छा सुविधा कर रखी मैंने। तो अब मैं शुरुआत ही करता हूँ। सबसे पहले तो हमने प्रीवियस 2 लेक्चरों में क्या किया, तो प्रीवियस 2 लेक्चरों में हमने सबसे पहले तो स्ट्रेस के बारे में जाना, स्ट्रेस क्या होती है। उससे भी पहले हमने सोम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में जानकारी ली। फिर हमने स्ट्रेस के बारे में जाना कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस किस तरह से होता है, इस टाइप से। और फिर स्ट्रेस के टाइप कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टेंसाइल होता है, कम शीयर होता है इस प्रकार, और कंप्रेसिव होता है, ये सब चीज़ें हमने बता दी थी। तो आपको वो सब प्रीवियस ईयर लेक्चर में मिल जाएगा। तो अब हम शुरुआत करेंगे। नई बात कि हमने प्रीवियस ईयर लेक्चर में हमने जो बेंडिंग मूवमेंट से बेंड होता है ऐसे, और टॉर्क से ट्विस्टिंग आती है, यहाँ तक हमने कर लिया था। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जो है स्ट्रेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, ये हमारे लिए एक बेसिक टॉपिक है। स्ट्रेन होता क्या है, तो जनरली आप देखते होंगे, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप किसी लोहे की चीज़ को खींचते हैं, या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ को खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी डायमेंशन में पहले से या तो बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। तो डायमेंशन में जो बदलाव हुआ, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है। तो ये चीज़ ही इस चीज़ को ही मापने के लिए हम स्ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेन की एक जनरल डेफिनेशन आपको मैथमेटिकली या स्पेशली अगर मैं आपको थ्योरी बेस में समझाऊं, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि जो भी डायमेंशन में चेंज हुआ, चेंज इन डायमेंशन, जो भी इसकी डायमेंशन में चेंज हुआ, जैसे ओरिजिनल इसकी L थी और ये L से बढ़ के L प्लस डेल्टा L होगी ये। तो चेंज इन डायमेंशन क्या होगी, चेंज इन डायमेंशन होगी जो L प्लस डेल्टा L माइनस जो ओरिजिनल लेंथ थी वो। तो हमारे पास क्या आई, चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ, डेल्टा L। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ थी, वो ओरिजिनल डायमेंशन जो थी वो। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये। तो ये चीज़ होती है हमारे स्ट्रेन। तो
जो भी डायमेंशन में चेंज हुआ और उसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन है उनका जो अपन होता है, दोनों का डिवाइड होता है, वो चीज़ हमारा स्ट्रेंथ कहलाती है। तो स्ट्रेंथ में आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बात हो रही है कि स्ट्रेंथ का सिंबल क्या होता है। स्ट्रेंथ का सिंबल होता है एफ साइलेंट, इसे ये स्ट्रेंथ का सिंबल होता है। और जो आपको पता ही है कि मैंने एल फाइनल, जो फाइनल लेंथ, और एल जो ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये इसका सिंपल सी बेसिक फॉर्मूला होता है। वैसे ही हर जगह हर चीज़ में होता है, चाहे वो डायमीटर का भी हो सकता है, जो डायमीटर फाइनल है, डायमीटर इनिशियल है, ऐसे ही ये चीज़ें होती है जो स्ट्रेंथ को शो करती है। तो आपके सामने मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो एसएससी जेई 2010 में एक क्वेश्चन आया था, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या है वो। वह सुनना, आप देखना। व्हेन अ वायर इज stretched to double in length, the longitudinal strand produced in it is। तो आपके इसमें ऑप्शन ये थे कि 0.5, बी 1.0, सी 1.5, डी 2.0, ये आपके ऑप्शन थे। और आपको क्वेश्चन आया था इस प्रकार का। तो मैं आपको उसको सोल्यूशन दिखा देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दे रखा है वो चीज़ हमें एक डायग्राम के थ्रू समझा देने की। कोई एक स्ट्रेच एक लेंथ की जो है हमारे पास बार है, जैसे हम एग्जांपल वायर, ये वायर मान लो कि वायर है, ठीक है। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इन लेंथ, पहले इसकी लेंथ एल थी, अब स्ट्रेच होकर ये इसकी लेंथ 2L होगी। तो हमसे पूछा है कि द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस इज, तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेंथ पूछा है। तो जनरली स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, ये चेंज इन लेंथ अपॉन जो चेंज इन डायमेंशन हुआ, और चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन क्या होगा, 2L माइनस एल, ओरिजिनल डायमेंशन कितनी एल है, तो क्या आएगा हमारा एल अपॉन एल बराबर 1। तो एक हमारा आंसर आएगा। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी होगा आंसर 1, ठीक है। और एक बात और कि स्ट्रेंथ की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, क्योंकि इधर भी ये भी लेंथ मीटर में आता है, ये भी मीटर में आएगा, तो दोनों से दो कट जाएंगे, तो कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस होता है ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस स्ट्रेंथ के टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ेंगे हम कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो स्ट्रेंथ जनरली हमारे दो टाइप से होते हैं। एक होता है हमारा एक्सियल स्ट्रेंथ और एक होता है हमारा शियर स्ट्रेंथ। एक्सियल स्ट्रेंथ को हम जैसे उसमें स्ट्रेस में पढ़ा था नॉर्मल, वैसे इसको भी नॉर्मल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और इसमें ये टेंसाइल है एक्सियल वाला, और ये कंप्रेसिव है, और ये शियर स्ट्रेंथ है। ये तो वही है, बस नाम का डिफरेंस है, वो स्ट्रेस रहा है, ये स्ट्रेन है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। और डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो एक शियर स्ट्रेंथ की आपको एक्सियल वाला टेंसाइल हो गया, ये कंप्रेसिव हो गया। शियर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप है, तो आप वो ज़रूर देख लेना। तो मैं आपको शियर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बता देता हूँ। शियर स्ट्रेंथ एक्चुअली में होता क्या है। शियर स्ट्रेंथ जनरली मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि शियर कहाँ होता है। शियर जनरली सरफेस पे होता है। तो ये डायग्राम जैसे है, यहाँ से फिक्स है, और यहाँ से हम हाथों से मान लो हाथ से हम इसको धक्का दे रहे हैं इस साइड में, तो ये इसकी डायमेंशन कुछ यूँ, यहाँ से ये रहेगी, और कुछ ये हो जाएगी। तो ये पहले ए था, ये ए डैश हो जाएगा, ये बी था, बी डैश हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा वो साई मान लेते हैं कि साई है। तो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ क्या होगा हमारा,
चेंजिंग डायमेंशन जो हमारा जो होगा, पहले ये ए बी था, ओरिजिनल ए बी था, और जो चेंज हुआ ए डैश बी डैश, ये चेंज हुआ, माइनस अपन ओरिजिनल लेंथ जो थी ए बी वो थी। तो ये किसके बराबर होगा? ये जनरली इस फाई के बराबर ही होगा, क्योंकि ये बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से ये फाई, जिसे टेन फाई बोलते हैं, टेन फाई के बराबर होगा। वो टेन फाई भी बहुत कम होता है, इसलिए इसको फाई ही लिखते हैं हम। टेन फाई अपन ए बी, फाई अपन ए बी, हाँ ये फाई होता है, फाई अपन ए बी, जो कि ये टेन फाई के बराबर होगा। और टेन फाई बहुत कम होने के कारण इसको फाई लिखते हैं। तो शेयर स्ट्रेंथ को जनरली हम फाई से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको बता दूंगा वापस, अगर नहीं आया तो एक बार पूछ लेना। अब ऐसे ही जैसे शेयर स्ट्रेस में हमने पढ़ा था कि दो टाइप से होता है, कि एक तो ट्रू होता है, ट्रू स्ट्रेस होता है, और एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है। वैसे ही स्ट्रेन में भी एक चीज़ होती है कि उसमें भी दो टाइप से होते हैं, ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो इसका मैं नॉर्मली आपको मैं एक इनका रिलेशनशिप पूछे जाते हैं जनरली, तो मैं आपको रिलेशनशिप डायरेक्ट बताता हूँ इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। तो ट्रू स्ट्रेन जिसे हम एप्सिलॉन टी के नाम से जानते हैं, इक्वल टू log ln 1 प्लस एप्सिलॉन, ये जिसमें ये ट्रू स्ट्रेन होता है और ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इलास्टिक क्या होता है, इलास्टोप्लास्टिक क्या होता है, इलास्टोप्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन में आपको अगर मैं बता दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल मतलब क्या हुआ। तो पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि इलास्टिक क्या होता है, इलास्टोप्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है। एक छोटा सा डिफरेंस एग्जांपल देकर आपको इसको बेसिक समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको एक समझा ही देता हूँ कि हम तीन एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। मान लो कोई भी चीज़ लेते हो, दोनों एक में आप इसकी जो लंबाई है मान लो हमारे हिसाब से 100 मान ली, सबकी 100 मान ली कि सब 100 सेंटीमीटर की है या 100 मीटर की जो भी हो, हम मान ली, और सब में समान फोर्स लगाएगा कि इसमें भी पी फोर्स लगाया, इसमें पी फोर्स लगाया, इसमें भी पी लगाया, इसमें भी पी लगाए, इधर भी पी, इधर भी पी। ये खींचने के बाद जो इसकी लंबाई हो जाती है वो मान लो 250 हो जाती है। सेम इसकी भी 250 हो जाती है खींचने के बाद। फोर्स लगा हुआ ही है साथ में सबकी 250 हो जाती है। छोटा बना रहा हूँ, हालांकि ये 250 ही है सब। अभी कुछ नहीं, अभी खींचने के बाद ये 250 होगी। जैसे ही हमने फोर्स हटाया, फोर्स हटाने के बाद इसकी लेंथ वापस जो ओरिजिनल थी 100 थी 100 पे आ गई। इसकी जो लेंथ थी 100 से 120 पे 120 होगी फोर्स हटाने के बाद। इसकी लेंथ 250 थी तो 250 ही रहेगी। तो यही जनरल डिफरेंस है कि इलास्टिक में जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है फोर्स हटाने के बाद वो वहीं आ जाती है, और इलास्टोप्लास्टिक में फोर्स हटाने के बाद थोड़ी बढ़ जाती है, और जबकि प्लास्टिक में वो वही परमानेंट हो जाती है। तो इसलिए प्लास्टिक परमानेंट हो जाता है, अगर उसको वापस चेंज नहीं कर सकते, वापस वो अपनी ओरिजिनल स्थिति पे नहीं आता। तो ये होता है हुक्स लॉ, ये होता है इन तीनों में डिफरेंस। अब मैं आपको हुक्स लॉ समझाता हूँ, हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन ये है कि अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, जो सिग्मा बोलते हैं जिसे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के अंडर इलास्टिक लिमिट। अब पता चल गया होगा मैंने क्यों ये सब बताया, अंडर इलास्टिक लिमिट। आप समझ गए होंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या हुआ, कि जितना हम इलास्टिक लिमिट जितना हम खींच के ना वापस
पुनः वापस फोर्स हटाने पर पुनः अपनी स्थिति पे आ जाना वो इलास्टिक। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो भी हम स्ट्रेस लगाते हैं वो स्ट्रेन के बराबर होता है। मतलब कि यही हुआ कि हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं, उसमें जो स्ट्रेन आया, जितना स्ट्रेन आया वो वापस कवर हो चुका, जितना था वो केवल इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर में। तो ये होता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर में इलास्टिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमको पता ही है कि हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे इसमें हम कांस्टेंट ई लेंगे और इस ई को ही हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इस ई को। आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपको एक नॉर्मली आपने एक मैथमेटिकल में एक इक्वेशन पढ़ी हुई कुछ इस तरह से कि y बराबर mx, और इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ये बनता है y बराबर mx, और y बराबर mx जो होता है इसका ग्राफ बनता है, और जो m होता है इसका ढाल होता है, जो m इसका ढाल या स्लोप बोलते हैं जिसे होता है। इसी प्रकार हम इसी का कंपेरिजन अगर इससे करेंगे, ये y हो जाएगा हमारा, ये m हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, इस ई हमारा स्लोप होगा, ये सिग्मा होगा, ये ई होगा, ये एक्स और वाई होगा, तो ये पे सिग्मा और ये हमारा एप्सिलॉन। तो ई जो ढाल होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ढाल होता है वो ई होता है, जिसे हम तो हमने इसमें ये चीज़ ध्यान नहीं की है, क्योंकि बिकॉज एक बात हो है कि आपको एक चीज़ को समझनी होती है कि हमारा जो स्ट्रेस आता है वो किस आता है। स्ट्रेस हमारा कैसा आएगा कि जब तक उसमें स्ट्रेन जनरेट नहीं होगा, स्ट्रेस जनरेट होने के बाद ही तो स्ट्रेस आएगा। अगर स्ट्रेन ही नहीं होगा तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा। तो स्ट्रेस की वजह से ही स्ट्रेन आता है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। और आप नोट में लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ, आपके इसमें इमेज भी आ जाएगी, लिख लेना कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, ई, ये स्लोप होता है, ई जो होता है वो स्लोप होता है स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ई जितना ज़्यादा होगा इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ये भी समझ में आ गया होगा। और आपको छोटी सी बात और समझा देता हूँ कि एक और टर्म आती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो शियर के टर्म में आती है, वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम जी से लिखते हैं, और ये होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, जिससे शियर स्ट्रेस को हम टो से लिखते हैं और स्ट्रेन को आपको पता है उस टाइम पे साई लिखते हैं। तो ये होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जी जितना ज़्यादा होगा साई उतना कम होगा, और साई उतना कम होगा तो उसमें रिजिडिटी उतनी ज़्यादा आएगी। तो इसलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और कि आपको लगता होगा कि हीरा कभी इतना इलास्टिकपन नहीं होता होगा, वो ऐसे कठोर है तो उसमें नहीं होगा, पर ऐसा नहीं, सब में इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है, हमारे हीरे की होती है, हीरे की और डायमंड की होती है, जिसका मैं आपको मान बताता हूँ 1200 गीगापास्कल। और इसके बाद जो होती है वो स्टील की होती है 200 गीगापास्कल स्टील की होती है। और फिर अपने आयरन रबर की फिर से होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डायमंड जो है मोर इलास्टिक है स्टील से, और स्टील है जो मोर इलास्टिक है रबर से। तो ये आपको आपको ये समझता होगा कि जो इलास्टिसिटी आप ये समझते होंगे जो खींचने के बाद इजीली दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि वो अपनी पोजीशन में कितनी जल्दी पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता कि भाई इजीली खींच के वापस आ गया, तो ये चीज़ नहीं होती है। तो यही है कि डायमंड सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, वो अपनी पोजीशन पे रहता है, और फिर इसके बाद रबर रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।
तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और आपको ये नया तरीका कैसा लगा ये चीज़ भी बताना। और थोड़ा सा मैंने इम्प्रूवमेंट किया कि आपको जो भी नोट्स है वो मैं आपको इमेज के जरिए शो कर रहा हूँ, ताकि आपको लिखने की दिक्कत नहीं आए। मैं तो सही लिख रहा हूँ नॉर्मली समझाने के लिए, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो नोट्स हो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। आपको कैसा लेक्चर लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। और तैयारी करते रहिए, आपका नंबर सिलेक्शन हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है। बाय।